हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी यू बैक्टीरिया की। पूरा डायग्रामेटिक पोर्शन था जिसमें सारे के सारे जो यू बैक्टीरिया से रिलेटेड पॉइंट्स थे आपके वो आ गए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। 3 लाइन का टॉपिक है लेकिन हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि पूरी बायोलॉजी में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड छोटे छोटे स्टेटमेंट्स काफ़ी मिलते हैं, तो उनको हम कंबाइन करके यहाँ पर एक टॉपिक की फॉर्म में पढ़ें ताकि याद रखने में दिक्कत ना हो, है ना। देखिए सबसे पहली बात तो बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी? बिकॉज ऑफ ब्लू और ग्रीन, ये जो इनमें पिगमेंट की वजह से कलर होते हैं, तो काफी अधिकांश तो जो आपके बीजीए हैं या अधिकांश जो साइनोबैक्टीरिया है उनके अंदर आपको ब्लू और ग्रीन कलर की एल्गी देखने को मिलती है, इसलिए आप इनको कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर। और ब्लू ग्रीन एल्गी को पहले जो आपका प्रिमिटिव या अर्लियर क्लासिफिकेशन था कैरोलस लीनियस वाला, याद है आपको? कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने सभी जीव को प्लांटिया और एनिमेलिया में क्लासिफाइड किया था। तो ये जो बीजीए जो साइनोबैक्टीरिया है इनको भी किस में रखा था? पहले उन्होंने इसको भी एल्गी ग्रुप में ही रखा था। एल्गी क्लास के अंदर जो साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी जिसको कहते हैं उस वर्ग के अंदर इसको रखा गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी मैंने मेंशन किया हुआ होगा, है ना। ये रहा, पहले एल्गी की क्लास जो है आपके साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी के अंदर रखा। बात कर लेते हैं जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं। इस साइनोबैक्टीरिया को यह नाम या बीजीए को यह नाम किसने दिया? तो देखिए सबसे पहली चीज कि ये जो साइनोबैक्टीरिया टर्म या जो नाम है वो दिया आईसीएनबी ने। एक आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर के अंदर आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और एक आप यहां पर स्टडी कर रहे हो आईसीएनबी। तो आईसीएनबी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए क्या है? आईसीएनबी। पादपों के नामकरण के लिए क्या है? आईसीबीएन। और जंतुओं के नामकरण के लिए क्या है? तो आईसीजेडएन। तो इस तरीके से आपको ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखना है, आईसीएनबी। कब दिया? 1978 में, 1978 के अंदर। अब देखें कि हम प्रोकैरियोट्स को स्टडी कर रहे हैं और प्रोकैरियोट्स में बीजीए को इंक्लूड किया है, और अर्थ पर सबसे प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है। सबसे पुराने जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है, और इन बैक्टीरिया में भी ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया थे ये प्रथम ऑक्सीजन उत्पादक थे, है ना। तो एवोल्यूशन की जो प्रोसेस चली थी, विकास की प्रक्रिया जब संपन्न हुई थी, तो उस दौरान पृथ्वी पर अगर सबसे पहले कोई ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषी पैदा हुए या डेवलप हुए तो वो कौन से थे? बीजीए या फिर साइनोबैक्टीरिया थे, है ना। उसके बाद में देखें, ये पॉइंट मैंने आपको भी बता ही दिया कि इसको पहले एल्गी की क्लास साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी के अंदर रखा गया था। अब देखें इनका हैबिटाट कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो किस प्रकार के हैबिटाट में, किस प्रकार के आवास में रहते हैं। हैबिटाट का मतलब होता है आवास, ठीक है ना। इंग्लिश से घबराना नहीं, धीरे धीरे एडेप्टेशन डेवलप हो जाएंगे आपके अंदर, और ये बहुत ही अच्छी चीज है आपके लिए। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए सब्जेक्ट इजी होता चला जाएगा। हैबिटाट या आवास की बात करें तो देखें ये दोनों प्रकार के आवास में रहते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब जलीय, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय, यानी जलीय और स्थलीय दोनों आवास में रहते हैं। और जलीय में भी 2 कैटेगरी होती है आपकी, कौन कौन सी? एक फ्रेश वाटर और एक मराइन वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है अधिकांश जो आपके स्वच्छ जलीय, फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? स्वच्छ जलीय, ठीक है ना। और मराइन का मतलब होता है समुद्री जल, लवणीय जल, खारा पानी जिसको अपन कहते हैं। तो यहाँ पर एक्वेटिक में भी 2 प्रकार के आवास देखने को मिलते हैं आपको। और अधिकांश जो साइनोबैक्टीरिया है आपके वो किस प्रकार के हैबिटाट में देखने को मिलते हैं? फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कुछ इनके पिगमेंट्स की।
कि साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर आपको 4 प्रकार के पिगमेंट मिलते हैं। क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए जो है उसकी वजह से कलर कैसा, ग्रीन कलर। कैरोटीनॉइड येलो कलर देता है। सी फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर देता है, और सी फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर देता है। यहां पर भी आपको 2 मीनिंग्स ध्यान में रखने हैं। क्या, एक तो ध्यान रखें आप, साइनिन वर्ड कहीं पर भी आ जाए पूरी बायोलॉजी में तो ध्यान में रख लेना वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ब्लू के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और एरिथ्रो वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए तो आप कहते हो ना एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है ना। तो ध्यान में रखें, एरिथ्रो या एरिथ्रीन वर्ड कहीं आ जाए तो रेड कलर, और साइनो या साइनिन वर्ड कहीं आ जाए तो वो ब्लू कलर के लिए या उसको इंडिकेट करने वाला होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर, कैरोटीनॉइड येलो कलर, सी फाइकोसाइनिन ब्लू कलर और सी फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और मुख्यतः इनके अंदर क्लोरोफिल ए और सी फाइकोसाइनिन की अधिकता के कारण ही हम इनको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, बीजीए के नाम से जाना जाता है। क्यों, सी फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देगा, क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर देगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्लोरोफिल ए सभी पादपों का यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्या है ये जो आपका है ना क्लोरोफिल ए है, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है ऑफ प्लांट्स। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पादपों का विकास इन्हीं से हुआ है ना। तो यानी आप कह सकते हैं ये आपके प्लांट के एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर ऑफ प्लांट, एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स कह सकते हैं आप इनको, है ना। क्योंकि उच्च वर्गीय पादपों के समान इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है। इसके बाद देखिए जनरली सामान्य बात करें तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यानी सामान्यतः इनका कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर होगा। लेकिन देखें एक एग्जाम्पल या एक एक्सेप्शन मान लीजिए आप इसको, ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है ना। क्या है, ट्राइकोडेस्मियम। और जो ट्राइकोडेस्मियम है, ये ट्राइकोडेस्मियम किस कलर का साइनोबैक्टीरिया है, ये रेड कलर का साइनोबैक्टीरिया है। और इसकी उपस्थिति की वजह से ही लाल सागर के पानी का रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यानी रेड ओशियन का यानी लाल सागर का लाल होना ध्यान में रखें ट्राइकोडेस्मियम की वजह से, ठीक है ना। अब देखिए कि इनमें बहुत सारी फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, कोई यूनिसेलुलर होता है, कोई कॉलोनियल होता है, कोई फिलामेंटस होता है, तो उनके बारे में भी देख लीजिए। सिर्फ एग्जांपल आपको ध्यान में रखने, 3 फॉर्म है यहाँ पर, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय, ठीक है ना। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, गुच्छ में रहते हैं, समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो उनको हम कॉलोनियल कह देंगे। कुछ जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं वो एक तंतुनुमा संरचना को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको अपन क्या कह देंगे, फिलामेंटस कह देंगे। तो देखिए सेलुलर, अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है स्पाइरुलिना, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्यों, इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना, और इस स्पाइरुलिना में 71% प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 71% ऑफ प्रोटीन। और दूसरा आप इसको कह सकते हैं एडिबल बीजीए। एडिबल बीजीए का मतलब क्या होता है, खाने योग्य नील हरित शैवाल जो है वो है ये। तो आप ये एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखें कि अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में
अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? क्लोरेला और स्पाइरुलिना का। किसका उपयोग करते हैं? क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्लोरेला एक एल्गी है, जबकि स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में आ जाती है। ठीक है ना, क्लोरेला एक एल्गी है और जो आपकी स्पाइरुलिना है ये एक बीजीए है और इसके अंदर 71% यानी 71% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दूसरा, स्पाइरुलिना को कहीं पर भी आसानी से उगाया जा सकता है, किसी टैंक के अंदर भी उगाया जा सकता है या किसी मल के ऊपर भी उगाया जा सकता है ना। तो इनको उगाने के लिए कोई विशिष्ट आपको जो है एग्रीकल्चर लैंड की आवश्यकता नहीं होती है। कूड़े कचरे में भी ही आसानी से क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना। और पशुओं के चारे के रूप में भी इसे जो है उगाया जाता है, यानी पशुओं के चारों के रूप में, इसे पशुओं का चारा भी कहते हैं। क्यों? पशुओं के द्वारा भी इसे खाया जाता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका कॉलोनियल। कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कौन कौन है? एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस। ये जो है ना एग्जाम्पल देखो, आप जानते हैं नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया, ये तीन अपन जनरल एग्जाम्पल जानते हैं बीजीए के। लेकिन क्वेश्चंस में कभी कभार ना स्पाइरुलिना, माइक्रोसिस्टिस इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। वहां पर ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये है क्या। स्पाइरुलिना, माइक्रोसिस्टिस है क्या? एल्गी है, बीजीए है, फंगस है, क्या है? तो आप ये एग्जाम्पल सारे ध्यान में रखेंगे। कॉलोनियल का एग्जाम्पल है आपका एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस। ठीक है ना, कॉलोनी के फॉर्म में। और एट लास्ट अगर बात करें तो फिलामेंटस। फिलामेंटस के अंदर आपका जो एग्जाम्पल है वो आ जाता है ऑसिलेटोरिया। तो यहां पर आपने ये तीन फॉर्म्स स्टडी किए हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। नेक्स्ट देखें, बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है उनकी मुख्य भूमिका किस में होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में होती है। सबसे पहली चीज आपको पता ही होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट पे कन्वर्ट कर देना, है ना। क्यों? क्योंकि पादप जो हैं वो सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं पादपों में या प्रोडक्टिविटी को यानी उत्पादन की दर को बढ़ाने में कौन सहायक होते हैं? आपके बीजीए या साइनोबैक्टीरिया सहायक होते हैं। तो देखें, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो दो रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। कितनी फॉर्म में? दो फॉर्म के अंदर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। एक होती है वो सिम्बायोटिक फॉर्म और दूसरी होती है फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक जिसे आप कह सकते हैं सहजीवी रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, और दूसरी फ्री लिविंग जिसे आप कह सकते हैं यहां पर स्वतंत्र जीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। ठीक है ना। अब देखिए सहजीवी की बात करें तो सहजीवी में एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, एनाबिना और नॉस्टॉक दो आ जाते हैं। और जबकि फ्री लिविंग में भी आपका एनाबिना, नॉस्टॉक, ओलोसीरा और ऑसिलेटोरिया, ये चार एग्जाम्पल हैं जो आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। होता क्या है देखो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा होता है कि बिल्कुल दो एलिमेंट या दो अवयव जो हैं या दो जीवित जीव कह सकते हैं, दो जीवित कोशिकाएं आप कह सकते हैं, वो आपस में एक साथ रहें और भोजन के लिए या अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हुए जीवन यापन करें। इस प्रकार का जो संबंध है आपका वो कहलाता है सहजीवी या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। देखें, जो सिम्बायोसिस है इसका वो कई पादपों के साथ में आपको देखने को मिलता है। ये सारे एग्जाम्पल तो आपके यहां तो नहीं है, लेकिन पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं, पूरे सिलेबस में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो ये आपको चार एग्जाम्पल ध्यान में रखने, जैसे एंथोसिरोस में जो उनका थैलस होता है उसमें पाया जाता है। एजोला की पत्तियों में ये देखने को मिलते हैं सहजीवी के रूप में। साइकस की कोरोलॉइड रूट के अंदर ये आपको सहजीवी के रूप में देखते हैं, और ट्राइफोलियम की गांठ युक्त जड़ों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस बनाते हैं ये पॉइंट। कैसे? हम सिंपली कहते हैं कि जो लेग्यूमिनोसी कुल के पादप हैं उनकी जड़ों में सहजीवी संबंध कौन प्रदर्शित करता है? राइजोबियम जीवाणु। और वहां पर आपको लेग्यूमिनेसी नहीं देकर आपको यह पूछ लिया जाए या क्वेश्चन में यह दे दिया जाए ट्राइफोलियम की गांठ युक्त जड़ में
सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो एक दिमाग में आता है ना कि ग्रंथिकाओं में, मूल ग्रंथिकाओं में, गांठों के अंदर तो राइजोबियम पाए जाते हैं, तो सीधा ऑप्शन में आपको राइजोबियम भी मिलेगा। तो वहां पर आप राइजोबियम सही नहीं करना है, बल्कि आपको करना है बीजीए या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके बाद में साइकस की कोरालॉइड रूट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, एजोला की पत्तियों में और एंथोसिरोस के थैलस में। यहां पर एजोला के बारे में आप ध्यान रखें कि यदि किसी धान के खेत में किसको डाल दिया जाए, एजोला को डाल दिया जाए, तो उत्पादन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उत्पादन और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एजोला जो है वो साइनोबैक्टीरिया के साथ में सहजीवी संबंध रखता है, तो वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्टिविटी को क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। तो एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, चावल के खेत में या धान के खेत में एजोला डालने पर उत्पादन की दर क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। बात कर लेते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब होता है वे किसी के साथ में सहजीवी संबंध नहीं दर्शाते, बल्कि स्वतंत्र रूप से रहते हैं, एकदम फ्री रहते हैं, ठीक है ना। जल या मृदा में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उन्हें अपन फ्री लिविंग कहेंगे। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है आपको, ओलोसिरा और ओसिलेटोरिया, और दोनों का वही आपको जो मैंने अभी आपको बताया, धान और चावल के खेत में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में ये भी क्या करते हैं, हेल्पफुल। अब बीजीए के बारे में एक एनसीईआरटी में आपका डायग्राम दिया हुआ है, नॉस्टॉक का दिया हुआ है ना। तो नॉस्टॉक का डायग्राम देखिए, उसमें केवल 2 ही लेबलिंग है, मैंने यहाँ पर एक लेबलिंग और ऐड कर दी है। ये आपकी सबसे आउटर मोस्ट एक जिलेटिन नुमा परत आप कह सकते हैं, म्यूसिलेजिनस शीट आप जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बीच में या इसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये जो हेटेरोसिस्ट हैं, ये हेटेरोसिस्ट किसके लिए उत्तरदायी होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखें कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं तो कौन सी होती हैं, हेटेरोसिस्ट उपस्थित होती हैं। कौन सी, हेटेरोसिस्ट। और जस्ट देखें, हेटेरोसिस्ट के नीचे की तरफ कुछ विशिष्ट कोशिकाएं और बताई हुई हैं जिन्हें हम एकाइनेट्स कहते हैं। और ये जो एकाइनेट्स हैं ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो थी बात डायग्राम की, है ना। तो डायग्राम में आपको ये लेबलिंग ध्यान में रखनी। ये अच्छा, ये है किसका, तो ये है आपका नॉस्टॉक का डायग्राम। किसका डायग्राम है, नॉस्टॉक का डायग्राम। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि बीजीए के अंदर, बीजीए में ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड से होता है। पहला आ जाता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रजनन जिसको हम कहते हैं, कायिक प्रजनन के यहां पर 2 मेथड है। देखें, एक आ जाता है बाइनरी फिजन और दूसरा आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। दोनों को आप वैसे अच्छी तरीके से जानते होंगे। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, तो बाइनरी फिजन आपने अमीबा में भी स्टडी किया हुआ है कि एक अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेटेड होता चला जाता है और वो 2 पार्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। 2 इक्वल पार्ट में टूट जाना और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण हो जाना, बाइनरी फिजन हमेशा आपको एक कोशिकीय जीवों में ही देखने को मिलेगा। जब एक कोशिकीय जीवों में हो रहा तो यहाँ एक कोशिकीय बीजीए कौन सी है, स्पाइरुलिना। तो सीधा सिंगल एग्जांपल है आपका यूनिसेलुलर बीजीए का, कौन सा, स्पाइरुलिना। इसी प्रकार से जब आप फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो जितने भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो फिलामेंटस एल्गी आ जाए, चाहे वो फिलामेंटस फंगस आ जाए, है ना, चाहे आपका फिलामेंटस बीजीए आ जाए, साइनोबैक्टीरिया आ जाए, अगर फिलामेंटस है तो फ्रेगमेंटेशन है। ये ध्यान में रख लेना, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फिलामेंटस का, है ना। तो ध्यान में रखें, जितने भी आपकी तंतुमय शैवाल हो गई, तंतुमय कवक हो गई और तंतुमय बीजीए हो गई, सबके अंदर आपको जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का मिलेगा, तो फ्रेगमेंटेशन टाइप का आपको मिलने वाला है। और यहां पर आप एग्जांपल अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या, जो तंतुमय शैवाल है वो आपकी कौन सी है, ओसिलेटोरिया, सॉरी, जो आपकी तंतुमय बीजीए है वो कौन सी है, आपकी ओसिलेटोरिया। तो ओसिलेटोरिया में कौन सा होने वाला है, फ्रेगमेंटेशन होने वाला है।
समझ में आ गई बात। उसके बाद में दूसरा मेथड आ जाता है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की हम बात करें तो अलैंगिक जनन कुछ विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा होता है, जिसमें आपको खाली इतना सा ध्यान में रखना, एकाइनिड्स के द्वारा किसमें, नॉस्टॉक के अंदर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो आपने यहां तक अभी जो पढ़ा उसमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में एक मेन बात सामने आती है कि जो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है विच इज मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन। देखो यहां पर भी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की, यहां पर इसकी संरचना में भी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की। तो इसका मेन एक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आप कह सकते हैं क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जब करती है तो पादपों में ऑब्वियसली क्या होने वाली है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है, उत्पादकता बढ़ने वाली है। तो फर्स्ट इकोनॉमिक इंपोर्टेंट तो आ जाता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा ना मोस्ट इंपोर्टेंट है वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम के अंदर देखो, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है आपको, किससे कंफ्यूज करेगा ये करेगा आपको एल्गल ब्लूम से। 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16 है ना, 16वां चैप्टर आपका जो है एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण के मुद्दे, उसके अंदर आपका एक टॉपिक आ जाता है एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन आता है ना। अब शैवाल प्रस्फुटन क्या है पहले मैं वो समझा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको जल प्रस्फुटन समझाता हूं। ऐसे हम कहते हैं जल प्रस्फुटन, ठीक है ना। तो जल प्रस्फुटन से पहले आप शैवाल प्रस्फुटन समझें कि जब किसी जल स्रोत के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा तीव्रता से बढ़ती है तो उस जलाशय में या उस जल स्रोत में उपस्थित जो एल्गी है वो बहुत तीव्रता से क्या करती है, ग्रो करती है, और ग्रो करती हुई पूरे जलाशय को घेर लेती है, यानी उसके ऊपर छा जाती है, इतनी ज्यादा वृद्धि कर लेती है, और जलीय ऑक्सीजन का अधिक से अधिक मात्रा में उसके द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसका प्रभाव अन्य जलीय पादप और जंतुओं के ऊपर पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है इस कंडीशन के अंदर। तो ये जो मैंने आपको बताया ये तो था एल्गल ब्लूम, ये क्या है, वाटर ब्लूम। तो यहां पर टर्मिनोलॉजी में फंसने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि वाटर ब्लूम का मतलब क्या होता है। वाटर ब्लूम का मतलब होता है किसी जलाशय में जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं वो बहुत तीव्रता से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और जब वो तीव्रता से वृद्धि करते हैं तो इनके द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिन्स का सिक्रेशन होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा क्या टॉक्सिन का सिक्रेशन होता है, ये क्या करते हैं, टॉक्सिन सिक्रेशन करते हैं, और टॉक्सिन सिक्रीट करने से क्या होगा, ये टॉक्सिन जो है वो अन्य जीवों के लिए हार्मफुल होगा। तो इनकी उपस्थिति में, इस टॉक्सिन की उपस्थिति में अन्य जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, अन्य जलीय जीवों की मृत्यु, चाहे वो पादप हो और चाहे वो जंतु हो। तो यह प्रभाव आपका क्या कहलाता है, वाटर ब्लूम कहलाता है, जल प्रस्फुटन कहलाता है। तो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, मुख्यतः एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है और दूसरा यहाँ पर ये वाटर ब्लूम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये थी बात आज आपकी किसके बारे में, आपकी बीजीए के बारे में।